अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक हस्ती मुस्कुराती है और खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मोनी वासिफ, इस दुआ के साथ कि जनाब आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और सेहत से भरपूर ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, हंसते मुस्कुराते भी होंगे। और जनाब सबसे बढ़कर एक दूसरे का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है और ख़ूबसूरत दिन की शुरुआत मेरे ख्याल से एक खूबसूरत से बात के साथ ही करनी चाहिए कि जनाब मिठास किसी भी शय में हो, इसका सुनते ही ना हमारे मुंह में पानी आ जाता है और चेहरा हमारा खुशी से खिलखिला जाता है। और अगर मिठास से भरपूर ज़िंदगी हो तो इसके क्या ही कहने हैं कि लफ्ज़ों में शीरीनी हो, दिल साफ़ हो, तो फिर बनती है ज़िंदगी खूबसूरत भी और रंगीन भी। और इसी पर एक मिसाल आपके साथ शेयर करती हूँ तो मेरे ख्याल से आपको ना काफ़ी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी कि अगर आपके सामने एक चाय का कप पड़ा हुआ हो और इसमें अगर शक्कर डाल दी जाए मगर हिलाई ना जाए, मतलब उसको मिक्स ना किया जाए, तो क्या चाय पीते हुए आपको शक्कर की मिठास महसूस हो पाएगी? ऑब्वियसली नहीं हो पाएगी। अब ऐसा कीजिए कि ये चाय के कप को इंतहाई गौर से देखना शुरू कर दें और 2 मिनट के बाद चाय को दोबारा चखिए, उसका टेस्ट लीजिए। तो क्या जायके में कोई तब्दीली नज़र आएगी? नहीं आएगी, चाय वैसी की वैसी हो जाएगी, लेकिन ज़रूर चाय जो है ना वो ठंडी ज़रूर हो जाएगी और आपको मज़ा भी नहीं आएगा पीने में। तो चाय ने मीठा तो क्या ही होना था, इसने पीने के काबिल भी नहीं रही अब। तो इसीलिए बिल्कुल जो हमारी ज़िंदगी होती है ना वो भी इसी तरह होती है कि कोशिश करनी चाहिए हमेशा कि अपने इर्द गिर्द जो लोग मौजूद होते हैं ना उनका दिल हमें नहीं दुखाना चाहिए। अपने साथ लोगों के लिए दिल में कीने की जगह एहतराम रखें। टांगे खींचने के बजाय किसी के लिए आगे बढ़ने की सीढ़ी बनने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए तो सब सुकून चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में और दूसरों के लिए जब जगह नर्म करेंगे ना तो आपकी ज़िंदगी सुकून बन जाएगी, ज़िंदगी में जीने के रंग खुद ब खुद भर जाएंगे। और जनाब जब मिठास से हम लोग बात करते हैं ना तो वो मिठास ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी में बल्कि आपके इर्द गिर्द जो मौजूद लोग होते हैं ना उनकी ज़िंदगी में भी आपको महसूस ज़रूर होती है। तो आप तो अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन आपकी वजह से कोई अगर दूसरा अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है ना तो ये आपके लिए बड़ी एक प्राउड मोमेंट होना चाहिए कि कोई और आपकी वजह से सुकून महसूस कर रहा है, तकलीफ महसूस नहीं कर रहा है। तो इसलिए खुद भी खुश रखें और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश हमें करनी चाहिए। तो ये आज का पैगाम था जो आपके साथ हमने शेयर किया है। अब आगे बढ़ते हैं और नज़र डाल लेते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। और जनाब टॉप स्टोरीज़ के हवाले से भी अभी बात कर लेते हैं। और जिस तरह ये पैगाम आप तक पहुंचाया है कि आजकल ये सारी चीज़ें हम देखते हैं ना तो एक मसरूफ़ दौर है, एक मसरूफियत बहुत ज़्यादा है। हर कोई एक जदीद दौर के तकाज़ों में उनको पूरा करने के हवाले से एक दौड़ में लगा हुआ है कि ये भी चीज़ें पूरी हो जाए, हमारे ये भी अहदाफ पूरे हो जाए। तो कहीं ना कहीं हम अपनी चीज़ों को पसे पुश्त डाल के, अपनी खुशियों को, अपनी ख्वाहिशात को पसे पुश्त डाल के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक हम खुशियों को साथ लेकर नहीं चलेंगे ना ज़िंदगी सुकून से नहीं गुजरेगी। तो इसलिए इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कर लेते हैं भारतीय मौसीकारों के हवाले से जिन्होंने हमेशा ही ना पाकिस्तानी मौसीकारों की धुनें चुराई ही हैं और बहुत से ऐसे गाने भी चुराए हैं और उनके साथ इस तरह का सलूक किया है या कह लें कि सत्यानाश किया है कि म्यूज़िक सुनने वाले शौकीन लोगों ने उंगलियां कानों में दबा ली हैं कि हमें नहीं सुनना है ये गाना दोबारा से। कि भारतीय मौसीकार प्रीतम के मुतालिक तो यहाँ तक बहुत ज़्यादा मशहूर है, फेमस था कि उन्होंने शायद अपने करियर में खुद से कोई धुन तरतीब दी है या नहीं दी है ये भी नहीं मालूम है। और हमेशा पाकिस्तानी गुलकारों और मौसीकारों की मेहनत पर बेरहमाना अंदाज में हाथ साफ किए जाते हैं। और मज़ीद हैरत की बात इस पर कि खूब शोहरत भी उन्होंने समेटी है। और अगर सिर्फ बात प्रीतम की जाए तो सिर्फ उन पर नहीं रुकती है, इससे आगे भी कई नामवर ऐसे लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के मायनाज गुलकारों की मेहनत को अपने खाते में डालने की कोशिश भी की है। अब रिसेंटली एक मशहूर होने वाला जो आलमी रिकॉर्ड याफ्ता हमारा गाना है पसूड़ी, उसका रीमेक जो है बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी तैयार किया गया है, जहां सोशल मीडिया सारिफीन ने भारतीय मौसीकार की इस हरकत पर उन्हें खूब तनकीद का निशाना भी बनाया। और पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री की अदाकारा अमर खान ने भी भारतीय फिल्म साजों को आड़े हाथों लिया।
हुआ कुछ यूँ कि जनाब सोशल मीडिया सार्फिन का भी बहुत ज़्यादा सख्त रद्द-ए-अमल आया और मद्दाहों की बड़ी तादाद ने इस रीमेक को मुस्तरद कर दिया और सार्फिन की एक बड़ी तादाद ने फिल्म साजों को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि बॉलीवुड पाकिस्तानी गानी जो चोरी कर रही है इसका शौक तो रखता है, लेकिन इसे पाकिस्तानी गाना तस्लीम करने से क्यों हिचकिचाता है। अदाकारा अमर खान ने भारतीय फिल्म साजों को कहा कि पाकिस्तानी गाना कॉपी कर सकते हैं तो तस्लीम भी कर लें। तो सोशल मीडिया सार्फी ने यह भी कहा कि रीमेक बनाना ही था तो गुलकारा का इंतखाब या जो वही सही कर लेते, क्योंकि पसूड़ी तो कोई रोमांटिक गाना है ही नहीं है। और किस्सा मुख्तसर शॉर्ट इसको अगर कर लिया जाए तो एक जानिब हॉलीवुड जो खुद हॉलीवुड से भी कह लें कि बड़ी इंडस्ट्री कहलाने का दावेदार है, नाम नहाद बॉलीवुड पाकिस्तानी फ़नकारों पर पाबंदी तो आयद करता है, लेकिन दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो चोरी से भी बाज नहीं आता। और इससे पहले भी काफ़ी ऐसे हमारे गाने हैं जिन लोगों ने चोरी किए हैं और वो उसका रीमेक बनाया जाता है। और इससे पहले अभी तो ये वाला पसूड़ी गाना हमारा चोरी करके उसका रीमेक बनाया गया है। इससे पहले हमने देखा कि जो हॉलीवुड के या बॉलीवुड के जो अदाकार हैं या जो गुलकार हैं, सिंगर्स हैं, उन्होंने अभी रिसेंटली कैफ़े खलील का जो गाना था कहानी सुनो, उसको भी बहुत ज़्यादा पसंद किया गया, वहाँ पर पसंद किया गया, उन्होंने गाया भी और अपनी आवाज़ में और अपने लहजे में और अपने सुरों में उसको गाया। और सब ने ये कहा कि अगर हमारा आप गाना गा रहे हैं तो एटलीस्ट उसको बता दें कि ये पाकिस्तानी गाना है, बिकॉज सबको पता है। लेकिन अगर आप उसको अपना लेबल लगा कर अगर उसको कर रहे हैं तो वो चोरी के ज़मरे में आता है, उसको चोरी किया जाता है। और अगर इतना ही आपको, तो आप अपनी ही धुनें तैयार कर लें, अपने गाने तैयार कर लें, ताकि आपको इस तरह की तनकीद का निशाना ना बनना पड़े। तो ये इस हवाले से कि पसूड़ी गाने को जनाब उसका रीमेक किया गया है और उस पर तनकीद का निशाना खूब इन्हें बनाया जा रहा है। मज़ीद आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं अब महंगाई के हवाले से, क्योंकि ईद उल अज़हा की आमद है और आप जो भी चीज़ ख़रीदने जाएंगे मार्केट में, आप मंडी का रुख कर लें, आप यूटिलिटी स्टोर्स पे चले जाएं, आप बाज़ार में चले जाएं, आपको हर चीज़ महंगी ही मिलेगी। और आज किस तरह की सूरत हाल है, महंगाई कहाँ तक पहुँची है, सब्जियों की कीमतें और ख़ास तौर पर आटे के हवाले से बताया जा रहा है कि उसमें भी 10 रुपए का इजाफा किया गया है। तो आटे की क्या सूरत हाल है, उस हवाले से महंगाई पर बात करने के लिए अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं। अब्दुल कादिर, बताइए कि क्या सूरत हाल है महंगाई की और आज की क्या एदाद शुमार है। बिल्कुल, आटे के ऊपर ही सबसे पहले अगर बात की जाए तो क्योंकि आटा हर घर की जरूरत है, हर किचन का लाजमी जुज़ है, अमीर हो गरीब हो उसे आटे की जरूरत पड़ती है। तो आटे की कीमतों में अब जो है इजाफा देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब गंदम की नई फसल आई थी तो आटे की कीमतों में कमी की गई थी, लेकिन अब एक बार फिर जो है वो इजाफा दोबारा शुरू कर दिया गया। 160 रुपए फी किलो से बढ़ाकर चक्की आटा 170 रुपए फी किलो कर दिया गया, 10 रुपए का ये इजाफा किया गया। और इस इजाफे की वजह ये बताई जा रही है चक्की मालकान की जानिब से कि जो गंदम की कीमतें ओपन मार्केट में वो गैर मामूली तौर पर बढ़ चुकी हैं, जिसकी वजह से जो आटे की कीमतें हैं वो बढ़ाना नागुज़ीर हो चुका। और इसी तरह गंदम की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो जो 4000 या 4200 रुपए में मिलने वाली गंदम थी, अब मार्केट में या गल्ला मंडियों में इस वक्त पहुंच चुकी हुई है 4500-4600 रुपए तक, और बाज़ गल्ला मंडियों में 4800 रुपए फी मन तक भी फरोख्त की जा रही है। तो आटे की कीमतें तो शहरियों के लिए जो है वो मुसलसल बढ़ रही हैं, क्योंकि उनकी कीमतों में जो है वो इजाफा देखने को मिल रहा है। इसी तरह जो सब्ज मसाला जात है उसकी कीमतों के हवाले से बात की जाए तो प्याज मार्केट में जो है वो 80 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। टमाटर की कीमतों में जो है वो इजाफा देखने को मिल रहा है, क्योंकि टमाटर जो है वो पहले 60 से 70 रुपए फी किलो था मार्केट में, दर्जा अव्वल का म्यारी टमाटर 100 से 120 रुपए फी किलो की सतह पर पहुंच चुका है। इसी तरह लहसुन जो है वो 450 से 500 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है, जबकि अदरक सबसे महंगा यानी कि 900 से 950 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। और इसी तरह खुश्क मसाला जात की बात की जाए तो खुश्क मसाला जात की कीमत जो है उसमें सफेद जीरा जो है वो 1700 रुपए फी किलो तक मार्केट में फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह सब्ज इलायची जो है वो 3400 रुपए से बढ़कर 3800 रुपए फी किलो तक जो है वो हो चुकी है। दालचीनी की कीमत भी बढ़ चुकी हुई है, 950 रुपए से कीमतें बढ़ाकर 1100 रुपए फी किलो तक कर दी गई है। काली मिर्च जो है वो पहले 1500 रुपए फी किलो थी, लेकिन
गुज़िश्ता चंद दिनों में इसकी कीमत जो है वो 1800 से 1900 रुपए फी किलो तक पहुंच चुकी हुई है। इलायची बड़ी जो है उसकी कीमत 3100 रुपए से बढ़ाकर 3500 रुपए कर दी गई है। बाजियान खताई जो है वो 2400 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए की कर दी गई है। इसी तरह दीगर जो सब खुश मसाला जाता है जिसमें सुर्ख मिर्च जो है वो मार्केट में इस वक्त जो है 900 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। हल्दी जो है वो 600 रुपए फी किलो तक, पाउडर धनिया या खुश्क धनिया जिसे कहा जाता है वो 700 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। साबुत धनिया जो है वो 900 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। और इस हवाले से शहरियों का ये कहना है कि कुर्बानी जो है वो ईद उल अज़हा पर की जाएगी, लेकिन कीमतों में इजाफा जो है वो पहले से कर दिया गया और माफिया दिन त्यौहार के इंतजार में होता है कि कब जो है वो दिन त्यौहार आए और उसके नतीजे में कीमतों में इजाफा किया जाए। और इस वक्त की मार्केट में सूरत हाल पर बात की जाए, जो आज सरकारी नक्शे जारी किए गए हैं तो उसमें जो प्याज है उसकी कीमत जो प्याज की कीमत है वो 50 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में दर्जा अव्वल का प्याज 80 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। टमाटर 95 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन फरोख्त 120 रुपए फी किलो तक किया जा रहा है। लहसुन 300 रुपए फी किलो सरकारी रिलीज में कीमत है, लेकिन मार्केट में 450 से 500 रुपए फी किलो तक लहसुन की फरोख्त की जा रही है। अदरक 800 रुपए फी किलो सरकारी रिलीज की कीमत है, लेकिन मार्केट में अदरक जो है वो 900 से 950 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। क्या वजूहात बताई जा रही है, क्या वजह है जिसकी वजह से इतना इजाफा होता जा रहा है महंगाई में? हाँ जी बिल्कुल, इसमें जो डिमांड एंड सप्लाई बड़ी वजह बताई जा रही है, क्योंकि ईद उल अज़हा से कबल जो है वो हर घर जो है वो सब मसाला और खुश्क मसाला जात जो है उनकी खरीदारी करता है, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ जाती है और डिमांड बढ़ने पर कीमतें जो है उसकी कीमतों में भी इजाफा कर दिया जाता है, क्योंकि जैसे ही दिन त्यौहार आता है लोगों ने जरूरियात जिंदगी अशिया जरूरिया की कीमतें जो है वो बढ़ने के बावजूद खरीदनी होती हैं, क्योंकि घरों में कुर्बानी होती है, कुर्बानी के गोश्त का जो है वो मुख्तलिफ हंडिया और पकवान तो पकाए जाते हैं। खुद इजाफा भी तो किया जा रहा है ना लोगों की तरफ से, दुकानदारों की तरफ से। हाँ जी बिल्कुल, ये खुद ही इजाफा है, क्योंकि जो सरकारी रिलीज है उसमें तो कीमतों में इजाफा नहीं हुआ है, लेकिन मार्केट में जो है वो इजाफा कर दिया गया। हर दुकानदार की जो कीमत है वो भी अलग से है। हर दुकानदार जो है वो कीमतें शहरियों से अलग वसूल कर रहा है, लेकिन कीमतें जो है वो जायद ही वसूल की जा रही हैं। और यही कहा जा रहा है कि हमारे पास जो अशिया फरोख्त की जा रही है उनका म्यार और क्वालिटी जो है वो बड़ी बेहतर है, इसलिए कीमतें जायद वसूल की जा रही हैं। लेकिन शहरी जो है इस म्यार और क्वालिटी के चक्रों में जो है वो महंगाई का शिकार हो रहे हैं। और जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं वो भी इन दिनों में जो ओपन मार्केट या जो परचून बाजार है वहां पर कम ही दिखाई दे रही हैं, जिसकी वजह से महंगाई के साथ साथ महंगाई माफिया जो है वो मुकम्मल तौर पर आजाद है और शहरियों से मनमानी कीमतें वसूल कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, दूसरा अब्दुल कादिर, आटे की सूरत हाल के हवाले से मैं बात करना चाहूँगी, क्योंकि हमने इस पर 12 मरतबा अपने प्रोग्राम में भी आपको मदऊ किया और इसके ऊपर बात करने की कोशिश की है। तो आटे की कीमतें कम होने के बजाय बढ़ती जा रही हैं। पिछले दिनों जो गंदम का मामला था वो भी हल हो गया था, तो अब क्यों अज खुद जो इजाफा है या ये हुकूमत की तरफ से किया गया है कि 10 रुपये इजाफा कर दिया गया है आटे की कीमतों में? हाँ जी बिल्कुल, ये जो 10 रुपए का इजाफा किया गया है ये लाहौर आटा चक्की ओनर्स एसोसिएशन की जानिब से किया गया। जो चक्की आटे की कीमतें हैं उसको रेगुलेट जो है वो ये चक्की मालकान खुद से ही करते हैं, क्योंकि ये कीमतें जो है वो खुद से तय करते हैं और यही वजह है कि 10 रुपए का इजाफा किया गया। लेकिन हुकूमत की जानिब से भी गंदम की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए कोई अमली इक़दाम जो है वो संजीदगी से दिखाई नहीं दे रहे हैं कि गल्ला मंडियों में जो गंदम की कीमतें बढ़ रही हैं उनको किसी हद तक जो है वो कंट्रोल किया जा सके, लेकिन ये कंट्रोल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और अब तो ये भी खबरें जो है वो सुनाई दे रही है कि जो महकमा खुराक है उसकी जानिब से जो सरकारी गंदम खरीदी गई है उसको नीलाम किया जाएगा, और जब भी नीलामी की जाती है तो कीमतें ज्यादा से ज्यादा की सतह पर बोली दी जाती है। ठीक है, मतलब महंगाई में जो है वो इजाफा ही देखने को आएगा, कहीं पर भी रिलीफ हमें नज़र नहीं आ रहा है। वो चाहे आप मंडी में चले जाएं, चाहे आप वो यूटिलिटी स्टोर पर चले जाएं या आम जो परचून की दुकान होती है आप वहाँ पर चले जाएं, आपको सिर्फ महंगाई ही महंगाई नज़र आएगी। अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद थे, महंगाई की सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे थे। अब्दुल कादिर, आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और कुछ योगा के हवाले से, एक्सरसाइज के हवाले से बात कर लेते हैं। तो सुलाफे नकवी हमारे साथ आज मौजूद है और वो आज हमें बताएंगे कि किस तरह हमने अपनी जो टांगे हैं, जो लेग्स हैं, उन्हें किस तरह हमने स्लिम रखना है। तो उन्हीं की तरफ चलते हैं। जी सुलाफे, ओवर टू यू।
दिस इज सुलाफिन नकवी और आज मैं आपके लिए एक्सरसाइज लेकर आई हूँ स्लिम लेग्स वर्कआउट। ख़वातीन इसको लेकर बहुत ज़्यादा सेंटी होती हैं, वो कहती हैं कि लेग्स के लिए वर्कआउट बताओ। अच्छा मैं बैठी क्यों हूँ, इसीलिए आपको ये बताने के लिए कि बैठे बैठे आप किस तरह से अपनी लेग्स को टोनिंग की तरफ लेकर आ सकते हैं, स्लिम कर सकते हैं, किस तरह हो सकता है बैठे बैठे। अब एक्सरसाइज नंबर 1, एक्सरसाइज किस तरह, आप ये पहली होगी, ये हम योगा में भी अक्सर करते हैं। वो लोग जिनको स्ट्रेंथनिंग चाहिए और वो तमाम लोग जो टोन करना चाहते हैं अपने इस बिगेस्ट मसल को। आपने क्या किया, आप इस तरह से बैठे जिस तरह हम वज्रासन में बैठते हैं। हाथ आप यहाँ रख सकते हैं और हल्का सा आपने अब इसके अंदर अपनी मूवमेंट जो है वो स्लो रखनी है। जितना स्लो रखेंगे ये उतना ही इंटेंस होता चला जाएगा। आपने ऐसे स्लो आप उठे, इनहेल करते हुए, एक्सहेल करते हुए आप वापस आ जाएंगे। यही चीज़ आपने 10 दफ़ा दोहरानी है या 30 सेकंड्स के अंदर आप दोहरा सकते हैं, जितना भी आपसे हो जाए, 2 से 3 दफ़ा। और उसके बाद आपको फील होगा कि यहाँ पे एक बर्निंग सेंसेशन शुरू हुई है, यानी कि आपका फैट जो है वो लॉस की तरफ जा रहा है। एक्सरसाइज नंबर 2 जिसे हम कहते हैं लेग रेजेस, लेज़ी वर्कआउट के अंदर भी मैं इसको बहुत ज़्यादा लोगों को सिखाती हूँ कि आपने सिर्फ आराम से यहाँ हाथ रखना है, सिर्फ अपनी कंफर्टेबल पोजीशन में आकर बॉडी आपकी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए और अपनी टोज़ को पॉइंट कर ले। मैं हमेशा कहती हूँ कि पॉइंट योर टोज़, और इस तरह से आपने लेग सर्कल्स करने हैं। सिर्फ और सिर्फ आपका इस एरिया पे प्रेशर होना चाहिए, इस एरिया को आप इंगेज करेंगे। और ऑन द अदर साइड ये आपने करनी है रोटेशन 10 एक तरफ और 10 एक तरफ, 30 सेकंड्स तक भी कर सकते हैं और आप काउंट करके भी कर सकते हैं 2 से 3 दफ़ा। उसके बाद आप दूसरी लेग पर स्विच कर जाएंगे। नंबर 3 क्या होगा, आपने सिर्फ आराम से यहाँ पर लेटे और ब्रिजेस जिसे हम कहते हैं, इससे आपके पेल्विक एरिया में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग आती है जो कि इम्पॉर्टेंट होता है। अब आपने इस तरह से अपनी बॉडी को लिफ्ट किया एंड एक्सहेल, कुछ सेकंड्स होल्ड करने के बाद एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। ये हमारा ब्रिज पोज होता है और ये वैसे भी आपकी स्ट्रेंथनिंग के लिए और आपको स्ट्रेंथ देने के लिए और आपकी एनर्जी के लिए, यानी कि आपकी एनर्जी को रिवाइटलाइज करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्चर होता है। इसके अंदर साथ ही मैं आपको ये बताऊंगी कि आपने अपने आप को एफर्मेशन क्या देनी है। एफर्मेशन ये होगी कि आई एम होल, आई एम कंप्लीट, आई एम इन फ्लो। बहुत सारे लोग जो है वर्कआउट कर रहे होते हैं या योगा कर रहे होते हैं, थक जाते हैं, गिव अप कर देते हैं, तो अपने आप को आपने कहना है कि आई एम इन फ्लो, आई एम कंप्लीट। खुद को पॉजिटिव एफर्मेशंस दें। दूसरा, हाइड्रेशन के बारे में हमेशा कहती हूँ, प्लीज़ पानी आपने बहुत पीना है और साथ साथ बहुत नहर नहीं पीनी। अपना कैलकुलेटेड वाटर, जो मैं हमेशा बताती हूँ कि कैलकुलेटेड वाटर का तरीका ये है कि आपका वेट जो भी पाउंड में है उसको आप हाफ करेंगे और उसके बाद वो आंसर्स में आंसर उसका होगा, उसको आपने कप्स में बदल के उतना पानी आपने पीना है अपने वज़न के हवाले से, यानी कि आपकी बॉडी को कितना पानी चाहिए। नींद आपकी पूरी होनी चाहिए और आपने एक्टिव रेस्ट करना है। रेस्ट डे पर सिर्फ बैठे नहीं रहना, आप चलें फिरें, आपके स्टेप्स पूरे होने चाहिए एक दिन में। मिनिमम मैं कहती हूँ कि 8000 स्टेप्स तो एटलीस्ट आपके हों। इससे आगे बहुत सारे एथलीट्स चले जाते हैं, लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए ज़रूरी कि 8000 स्टेप्स भी आपके शुरू में हो, जो कि बहुत होंगे। तो फिज़िकली एक्टिविटी होना ज़रूरी है और फिज़िकली एक्टिव होना भी आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आई होप कि आपको ये स्लिम लेग्स वर्कआउट पसंद आया होगा और आप इसको अपनी लाइफ में लेकर आएंगे। अपने फीडबैक के हवाले से भी आप हमें आगाह कर सकते हैं। मुझे और जागो लाहौर का इसका इंतज़ार रहेगा हमेशा की तरह। सो मेरी तरफ से इस जर्नी के लिए भी बेस्ट ऑफ लक गाइस। और जनाब सुलाफिन नकवी हमारे साथ मौजूद थी। स्लिम लेग वर्कआउट के हवाले से उन्होंने हमें बताया कि किस तरह हम घर पर रह के ये वर्कआउट करके जो है फ़िट रह सकते हैं। तो सुलाफिन, आपका बेहद शुक्रिया। अब आगे बढ़ते हैं और किताबों के हवाले से भी जान लेते हैं, क्योंकि किताबों से आपको पता है कि हमें बहुत सारी ऐसी मालूमात मिलती हैं जो हमारी ज़िंदगी के लिए बड़ी कारआमद साबित होती हैं। तो प्रोफेसर अहमद हमाद साहब इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होते हैं, उनकी तरफ चलते हैं और आज वो किस किताब से हमें और आपको आशना करवाने वाले हैं, उन्हीं की तरफ चल के उस किताब का तारुफ सुनते हैं। जी अहमद साहब बताइएगा। मुनीबा, 2-3 अशार सुने, उसके बाद देखिएगा कि ये क्या चीज़ है आज हमारे पास। मैं जश्न मनावा मौत दा, मैं हर हानी दा हान, मेरे हथें तंद तकदीर दी ते रंगली रंग चढ़ी, मैं मिर्ज़ा सागर सिंध दा, मेरी रावल जंज चढ़ी। मैं झूटे लैले मौत दे, मैं चाड़ी पींग सवेल, मैं शाह हुसैन दी आजजी, मैं शाह लतीफ़ दी वेल, मेरे दुश्मन लिखन अदालतां, मेरे सजना खबर पढ़ी,
मैं मिर्ज़ा सागर सिंध दा मेरी रावल जंज चढ़ी। ये जो नज़म आपके सामने पेश की है ये नसरीन अंजुम भट्टी की नज़म है, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो दी वार। आपको पता है कि ये वार जो है ये पंजाबी सिनफ है और बड़ा ख़ूबसूरत इनका कलाम। नसरीन अंजुम भट्टी का ज़रा तारुफ़ ये है कि ये पाकिस्तान रेडियो पाकिस्तान की पहली ख़ातून स्टेशन डायरेक्टर हैं और बहुत अच्छी शायरा हैं। इनकी पंजाबी में बहुत ही अच्छी शायरी, कहा यह जाता है कि जो तखस्सुस उर्दू नसरी नज़म में सारा शगुफ्ता को हासिल है, पंजाबी नसरी नज़म में वही तखस्सुस नसरीन अंजुम भट्टी को हासिल है। तो नसरीन अंजुम भट्टी साहिबा पर यह खूबसूरत किताब जाहिद मसूद ने इसको कंपाइल किया है और इसको शाया किया है बुक होम वालों ने। ये बड़ा कीमती काम है हमारे ख़ास तौर पे जो पंजाबी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक अच्छी दस्तावेज़ बन गई है। बड़ा रिसर्च का काम किया इन्होंने जाहिद मसूद साहब के, अपने भी इसमें कुछ मज़ामीन है जो नसरीन अंजुम भट्टी साहिबा के मुतालिक हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में जो बायोग्राफ़ी आप समझ लें। बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि बायोग्राफ़ी से ज़्यादा मुझे ये सारी किताब पढ़ते हुए महसूस हुआ कि ये एक बायोपिक है जिसमें मुख्तलिफ़ किरदार आते हैं और आके नसरीन अंजुम भट्टी से मुकालमा करते हैं और पर्दे से ओझल हो जाते हैं। इवन ख़ुद नसरीन अंजुम भट्टी भी आती हैं तो अपने जो शरीके हयात हैं, अपने जो उनके शौहर हैं ज़ुबैर राना साहब, उनके बारे में एक मज़मून पेश करती हैं उनकी मौत के बाद और वो बड़ा ही दिलगुदाज, दिल को पिघला देने वाला मज़मून है और हैरत अंगेज़ है। मैं ये देखता हूँ कि इस तरह के जो शायरी करने वाले लोग हैं ये आम तौर पे गोशा नशीन होते हैं। नसरीन अंजुम भट्टी साहिबा भी गोशा नशीन हैं, रही हैं अपनी ज़िंदगी में और इनको कम लोग जानते हैं और जो जानते हैं। प्रोफेसर अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बेहद शुक्रिया। आप एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से वापस आ चुके हैं और अब कुछ बात कर लेते हैं लाहौर शहर के हवाले से और जनाब ताकि पता चल जाए कि लाहौर शहर में क्या चीज़ें चल रही हैं। और वैसे भी कोई ईद त्यौहार हो, कोई भी ऐसा मौका हो तो जनाब सबसे पहले हमें मसला आता है सफाई सुथराई के हवाले से। और सफाई सुथराई के हवाले से पिछले काफ़ी अरसे से हमें काफ़ी दुश्वारी का सामना भी करना पड़ रहा है। हमारा शहर जो है वो मुतासर भी होता है, लेकिन जब से जो कंपनी है, जो ज़िम्मेदार कंपनी आई है, जिसके सुपुर्द किया गया है ये तमाम तर चीज़ें, उनकी वजह से काफ़ी चीज़ें हल होती हुई हमें नज़र आ रही हैं। और जिस तरह ईद की आमद है, बड़ी ईद है और बड़ी ईद पर बड़ा प्लान भी बनाया जाता है LWMC की तरफ से। तो प्लान आउट किया गया है कि किस तरह ईद के 3 दिन खसूसी टीमें तश्कील दी जानी है, उसके साथ साथ जो है अलाइशों को किस तरह ठिकाने लगाया जाना है, ये जो सफाई सुथराई का जो ख्याल है वो किस तरह रखा जाएगा। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं जिसके ऊपर आज हमने डिस्कशन करनी है, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कि अलाइशें किस तरह उठाई जाएंगी, क्या वक्त जो है वो मुकर्रर किया जाएगा, सफाई का कितना ख्याल रखा जाएगा, देन जो हमारी मसाजिद होती हैं उनकी सफाई सुथराई को किस तरह प्लान आउट किया जाएगा, एग्जीक्यूट किया जाएगा। इसके हवाले से आज हमने बात करनी है। हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में इस वक्त मौजूद हैं CEO हैं LWMC के बाबर साहब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? जी बिस्मिल्लाह, थैंक यू। और इसके साथ हमें ज्वाइन किया है इमरान अकबर है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़। इमरान आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। लग नहीं रहे ठीक है। अच्छा सर, आप ही से स्टार्ट करना चाहूँगी। बड़ी ईद है और आपको पता है कि बड़ी ईद पे ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, ज़्यादा काम होता है, तो क्या प्लान आउट किया गया है, किस तरह तरतीब दिया गया है प्लान सफाई सुथराई के हवाले से? जी, इसमें ऐसा है कि लाहौर में 3 दिन के दौरान ऑलमोस्ट 50 to 60,000 टन ऑफ एनिमल वेस्ट जो है उसको कलेक्ट किया जाता है। तो इसकी कलेक्शन और इसकी डिस्पोजल के लिए एक जामिया प्लान बनता है और वो 2 महीने से पहले उसकी तैयारी शुरू हो जाती है। प्राइमरली वो प्लान जो है वो सर्टेन नंबर ऑफ HR, मशीनरी और अवेयरनेस के अराउंड रिवॉल्व करता है। जैसे लाहौर में हमने 106 कलेक्शन पॉइंट्स, ईद कलेक्शन पॉइंट्स बनाए हैं जहाँ पे डिफरेंट यूसीज से इस सारे वेस्ट को पहले ट्रांसपोर्ट किया जाता है। उसके बाद इन 106 पॉइंट से 5 हमारी डंपिंग साइट्स है जहाँ पे
फाइनली फिर इन ऑफल्स का डिस्पोजल होता है। और इस सारे प्रोसेस में कोई ऑलमोस्ट 2300 के करीब एक दिन के अंदर मशीनरी इन्वॉल्व होती है। अच्छा। जिसमें एक्सकवेटर्स, डंपर्स, मिनी लोडर्स, ये तमाम तरह की मशीनरी की इन्वॉल्वमेंट होती है। और फिर 7 लोगों को एक हर यूसी लेवल के ऊपर आगाही भी दी जाती है कि वो शहर को भी साफ़ रखें, किसी किस्म की कंप्लेन हो तो उसे वहाँ पे रिजॉल्व किया जाता है। तो हर यूसी में एक कैंप भी लगाया जाता है, वहाँ पे हमारे बायोडिग्रेडेबल बैग्स हैं, उन बैग्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये प्राइमरी हमारे जो एलिमेंट्स हैं इस पूरे प्लान के। लेकिन ये बहुत बड़ा चैलेंज है ना सर कि एक तो प्री मानसून की बारिशों का सिलसिला भी शुरू हुआ हुआ है, उसके बाद ईद भी है, और फिर जो ऑफल्स हैं आपको पता है कितनी हैवी होती है, तो उनको उठाना, उनको जाके जगह तक पहुंचाना, और फिर बाकी सफाई सुथराई का भी ख्याल रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है जिसको मीट करना होता है हमें। तो कितने जो मुलाजमीन हैं उन्हें तैनात किया जाएगा, किस तरह टीम्स जो हैं वो तरतीब दी जाएगी? इसमें हमारा जो 10,000 के करीब सैनिटरी स्टाफ होता है, 3,000 जो हमारे ड्राइवर्स और उनके हेल्पर्स और 2,000 एलाइड स्टाफ। तो 15,000 के करीब LWMC का अपना स्टाफ है जो इसके ऊपर डिप्यूटेड होगा। और फिर HR में बिकॉज ऑफ दी मोर नीड हम कोई 1000 के करीब एडिशनल रिसोर्स जो है वो टेम्प्रेरी बेसिस पे 3 दिनों के लिए भी हायर करते हैं कि जहाँ पे वर्कर्स की शॉर्टेज हो उनको पूरा किया जा सके। और फिर ये 3 शिफ्ट्स के अंदर काम होता है, लेकिन जैसे ईद से एक दिन पहले रात 2 बजे वो शिफ्ट हमारी स्टार्ट होती है। और फिर ईद वाले दिन शाम 5 से 6 बजे के करीब वो ख़त्म होती है। तो पहला उसमें जो स्टेप होता है वो ये है कि ईद की नमाज से पहले जितनी भी वेस्ट है उसको कलेक्ट किया जा सके। तो पहला ऑपरेशन 2 से सुबह 5 बजे तक होता है, जिसमें फिर मसाजिद हैं उनके ऊपर लाइम की एप्लीकेशन है, जो रास्ते हैं, कब्रिस्तान है, उन सब की सफाई होती है 2 से 5 के दौरान। तो काफ़ी लॉन्ग आवर्स हैं और सारा जो हमारा सारी वर्कफोर्स जो है वो 3 बल्कि 4 दिन जो हैं वो किसी किस्म की छुट्टी कोई स्टाफ भी नहीं करता, सबकी छुट्टियां भी मनसूख होती हैं। अच्छा। तो ये एक टीम एफर्ट के साथ बड़ी बल्कि ये इस दौरान हमारे जो सैनिटरी वर्कर्स हैं उनकी तरफ से बड़ी हमें सपोर्ट भी मिलते हैं और सारी बड़ी मोटिवेटेड होते हैं और मोटिवेशन से काम करते हैं। लेकिन अभी ये जो आप लोगों ने प्लान बनाया है बड़ी ईद का, ये कब से लेके कब तक है? जी, कब से शुरू हुआ है? ये जी ईद से ओवरऑल जो प्लान है वो तो पूरे हमारे जून के मंथ का है, जिसमें पहले जून में 2 ज़ीरो वेस्ट एक्टिविटीज़ की गई हैं। अच्छा। जिसमें कोशिश ये होती है कि जो भी वेस्ट है, ओपन प्लॉट्स हैं, हीप्स हैं, उनकी क्लियरेंस की जा सके। और फिर जो मेजर ईद स्पेसिफिक प्लान है वो ईद से एक दिन पहले स्टार्ट होता है, जिसमें ईद से पहले एक दिन लाहौर को ज़ीरो वेस्ट किया जाता है। और फिर ईद की 3rd डे के ऊपर जब हमारी कुर्बानियों का सिलसिला 5 बजे के करीब ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद एक मैसिव वॉशिंग एक्टिविटी की जाती है और दोबारा एक ज़ीरो वेस्ट एक्टिविटी को प्लान किया जाता है। ठीक है। तो इसमें कुर्बान गायें हमारी और इनके ऊपर भी बड़ा फोकस होता है। वो 94 कुर्बान गायें हैं, उन सब के उनमें काफ़ी ज़्यादा वेस्ट कलेक्ट होता है, उनको बड़ा टाइमली डिस्पोज ऑफ करना होता है। सही, मतलब एक जो बहुत बड़ा प्लान जो है उसको बनाया गया है। अच्छा इमरान, आपसे जानना चाहूँगी क्योंकि बहुत बड़ा एक जैसे मैंने सर से बोला कि एक चैलेंज है कि एक तो ईद बड़ी ईद है, फिर ऑफल्स को उठाना, फिर सफाई जो नॉर्मल है उसको भी मद्देनज़र रखना, दूसरा प्री मानसून की बारिशों का भी जो है वो खदशा जाहिर किया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है ये सारी चीज़ें किस तरह मैनेज होंगी? मुनीबा देखें, कोई नई बात तो है नहीं है, लाहौर साफ़ करना है और करना पड़ेगा, और इसके हवाले से इन्होंने तैयारी अपनी मुकम्मल की हुई है। पिछले साल भी इनके पास वसाइल जो है थे, जो असल में जो होता है मशीनरी का सोर्स जो होता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है इसमें, और मैन पावर भी इनके पास पूरी है जी। अब वो वक्त नहीं रहा कि जिसमें इनके पास मैन पावर भी कम थी और मशीनरी है ही नहीं थी, मशीनरी ख़राब पड़ी हुई थी। ये गालिबन 2021-2020 की बात है। आपको याद होगा 2019 में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी ईद के रोज़ जिस तरह कल नहीं हुई बारिश, मेरा ख्याल है थोड़ी सी इससे ज़्यादा हुई थी। तो ऑफल्स जो है ना वो पानी में तैरती नजर आई। तो मुझे अभी तक याद है, हम भगवानपुरा चौक में खड़े थे तो वहाँ पे ना साबिक मेयर लाहौर ने कहा था कि मेरा लाहौर यतीम हो गया है। तो उसके ऊपर ना बहुत ज़्यादा इंतज़ामिया फिर मुतहरिक हुई, और मुझे ये नहीं समझ लगती कि आपने बारिश का मुकाबला कैसे करेंगे ना। ये तो एक अल्लाह ताला की तरफ से बारिश है, वो बराने रहमत होती है, उसको ये समझ लिया जाए कि उस दिन वो जो है जहमत बनी लोगों के लिए। मगर मकसद ये कहने का है कि मौजूदा सूरत हाल में एक बारिश हो रही है, तो अगर कोई
मेरे जैसा जो बंदा है नावाकिफ़, उसने ओफल जो है अपने घर के बाहर रख दी है, हालांकि उसको बैग भी मिला हुआ है, तो वो ओफल आपको तैरती नज़र आएगी जिस तरह नहर में तैर रही होती है। तो उसका फिर गंदगी, गलाजत, लोगों के पाँव के, यानी कि तमाम ये चीज़ें जो हैं ये लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के लिए लम्हा फिक्री हैं, मगर वो इसके साथ मुकाबला नहीं कर सकते। ये कर सकते हैं कि इनके सेंट्री वर्कर्स वो पानी में जाएँ और वो अपने ग्लव्स के साथ उसको ओफल्स को उठाएँ जो बहुत भारी हो चुकी होगी, और उसको उठाकर फिर अपनी गाड़ी में लोड करें और उसको फिर आरजी कलेक्शन पॉइंट पे पहुँचाएँ। मगर अगर बारिश होती है तो टास्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेबल बन जाता है, और इसके लिए सब अफसरान भी दुआएं कर रहे हैं कि 3 दिन जो है बारिश ना हो, अगर हो तो कम ही हो। तो मौजूदा सूरत हाल ये है कि इनका प्लान मुकम्मल है। अब लाहौर जो है वो एक मिथ बन चुकी है इस हवाले से कि इसके ऊपर डिस्कशन जारी रहती है एक महीना, बड़ी से एक महीना कबल, कि इसको किस तरह प्लान आउट करना है, इसमें किस तरह से लोगों की ड्यूटियाँ लगानी हैं। आपको अभी CEO साहब ने बताया कि 1000 जो इजाफी वर्कर है HR मुकम्मल, वो वर्कर है जो आपके घर में ना प्राइवेट तरीके से कूड़ा लेने आते हैं। इनको भी कहा गया है कि भाई हम आपको सैलरी देंगे 3 दिन की, 4 दिन की, आपने हमारे साथ जो है वो सपोर्ट करना है। 60,000 जो है टन लाशें हैं, और ये नहीं 3 रोज़ा जो होती है, इनका टारगेट होता है 50 से 60,000 के दरमियान ना, ये 70 पे भी जा सकती है अगर कुर्बानी ज़्यादा हो। अब कुर्बानी का टारगेट इतना होता है कि इनके पास 45 से रेशो शुरू हो जाती है, और जो 55-60 के दरमियान जाके वो रेशो खत्म होती है तीसरे दिन, क्योंकि लोग तीसरे दिन असर तक भी कुर्बानी करते हैं। तो वो ज़ाहिर बात है लाशें फिर अगले दिन भी उठाई जाती हैं, मगर वो बहुत कम तादाद में होती हैं। मगर जो इनके पास फर्स्ट डे होता है वो नून के बाद, यानी कि 12 बजे के बाद ना, 12 बजे से लेकर रात तक बस इनका ना वो एक सिलसिला चल पड़ता है कि सुबह सुबह जो तकरीबन 5:45 बजे से नमाज का टाइम शुरू हो जाता है, लोग 7 बजे से कुर्बानी करना शुरू कर देते हैं, और 7 से लेकर रात तक कुर्बानी होती है। ये नहीं कि आप कभी भी कुर्बानी कर सकते हैं। इसमें यही सूरत हाल है कि 12 लाख इन्होंने वेस्ट बैग जो है वो तकसीम करना है 274 यूसीस कैंप्स में। अच्छा, अभी तकसीम कर रहे हैं ये अच्छा, कर रहे हैं, मगर ये होगा कि इनके जब कैंप्स आज मेरा ख्याल फाल हो जाएंगे तो उसमें ये तमाम जो बैग्स हैं वो नज़र, मुझे वैसे मेरे दफ्तर के बाहर तो नज़र आया कैंप सैबर्ट रोड पे, तो इसका मतलब है कि वो लगना शुरू हो गए हैं। तो वो जो बैग्स हैं कल वैसे ही छुट्टी आ जाएगी, तो छुट्टी वाले दिन लोगों का रुझान ज़्यादा होता है कि हम एक दिन जो है वो कैंप्स में जाएं। तो ये कितने जो कैंप्स हैं सर ये फाल किए जा रहे हैं? मैम हर यूसी के अंदर मिनिमम एक कैंप होता है। अच्छा। तो 281 कैंप्स हैं और 20 मॉडल कैंप्स हैं। मॉडल कैंप्स जो हैं ये हमारी मेजर रोड्स के ऊपर लगे होते हैं कि जो लोग कम्यूट कर रहे हैं उनको अवेयरनेस दी जा सके, लेकिन जो यूसी के रहायशी हैं उनके लिए यूनियन काउंसिल के अंदर एक कैंप लगा होता है, 281 वो मौजूद है। और जहाँ से उन्हें ये बैग्स जो है, वेस्ट बैग्स जो है, ये उनको वेस्ट बैग्स मिलते हैं। हमारी टीम्स वहाँ पे कम्युनिकेशन की बैठी होती हैं, जो पैम्फलेट्स और जो हमारी अवेयरनेस कैंपेन है उससे रिलेटेड मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट करती हैं कि कैसे आपने ईद के दिन प्रोसेस क्या अपनाना है, कैसे इसको साफ रखना है। और ये फ्री मिलेंगे ना बैग्स हर किसी को? हाँ, ये बिल्कुल फ्री होंगे। ये बायोडिग्रेडेबल बैग्स हैं। इनमें इनकी सबसे अहम चीज़ यही है कि वंस दे गो इनटू द सॉइल ये डिकम्पोज हो जाएंगे, एनवायरनमेंट में कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा। अच्छा, दूसरा सर हम देखते हैं कि कुदरती आफात है जो हमारे सामने आती हैं, और इस तरह की चीज़ें हम बाहर के मुल्कों में भी देखते हैं। इवन दो कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक है, अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, वहाँ पर भी इस तरह की बारिशें, मूसलाधार बारिशें होती हैं। और लेकिन यहाँ पर ख़ास करके सिर्फ इदारों को क्यों तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि शायद वो काम नहीं करते हैं या बारिश आ गई है। जिस तरह इमरान ने बात की कि वो अलाइशें ऊपर थी तो आप लोगों ने बाहर फेंकी है तो वो तैर रही थी ना, तो सिर्फ इदारों को क्यों तनकीद का निशाना बनाया जाता है? क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? नहीं, आई थिंक हमें इस चीज़ को पॉजिटिवली लेना चाहिए, और इतनी इस तनकीद को अब सोसाइटी के अंदर होती है तो उसे अब जैसे बारिश हुई है 276 मिलीमीटर बारिश हुई है, अभी एक रिकॉर्ड बारिश है, तो उससे ऑफ कोर्स जो नॉर्मल आपका कोर्स ऑफ बिजनेस होता है या सिस्टम होता है वो उसको हैंडल नहीं कर सकता। तो बट फिर भी अगर हम देखें तो कल उसके बाद पानी लाहौर में काफ़ी हद तक जो है वो निकल चुका था, और जनरली अगर अगेन ऐसी बारिशें दोबारा भी हो सकती हैं तो हमें ऐसे मौके पे अपने इंस्टीट्यूशंस के साथ, इदारों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। और मैं आपके तवज्जुह से बल्कि सबको भी कहूँगा, लाहौर के तमाम लोगों को भी, कि इनके से अगर बारिश हो तब तो वो एक्स्ट्रा केयरफुल हों कि जो ऑफल का डिस्पोजल है वो हमारे दिए हुए बैग के थ्रू करें,
और हमारी टीम आपके घर आएगी और आपके घर से उसे कलेक्ट करेगी। उसे किसी सूरत में भी अपनी गली में मत फेंकें, अपने हमसायों के घर में मत फेंकें, ओपन प्लॉट से मत फेंकें। तो अगर इनकेस बारिश होती है तो टीम्स जो है वो आपके घरों से इसको कलेक्ट करेंगे। अच्छा, ये जो टीम्स हैं, पहले बहुत ज़्यादा बात होती थी, जैसे इमरान ने भी कहा कि मशीनरी की कमी है, मुलाजमीन की कमी है। अब ये मैन पावर भी आपके पास पूरी है और मशीनरी भी पूरी है आप लोगों के पास। जी, इसमें अब देखें लास्ट कोई 4 महीनों में हमने 1000 के करीब जो गोस्ट एम्प्लॉइज़ थे उनको निकाला है, उनके अगेंस्ट हमने नई हायरिंग नहीं की हुई, तो वो डेफिनेटली उससे हमारा एक बड़ा बेहतरीन सिस्टम चल रहा है। तो विच टेल अस के HR की कोई ऐसी हमें जो है वो कमी नहीं है। सिमिलरली जो मशीनरी हमें रिक्वायर्ड होती है वो तमाम मशीनरी के कॉन्ट्रैक्ट हमने कर लिए हुए हैं और वो मशीनरी कल से आना शुरू हो जाएगी। और वंस द मशीनरी इज़ इन प्लेस तो इंशाल्लाह ये वेस्ट कलेक्शन जो है इसको हम बड़ा एफिशिएंटली कर लेंगे। बल्कि इसमें एक और हमारा इस दफ़ा चैलेंज ये भी है कि जो भी हमारी कंप्लेन होगी, ईद वाले दिन बहुत सी कंप्लेंट्स आती हैं, जैसे 1139 हमारा कंप्लेन सेंटर है, तो वी रिसीव अराउंड 6000 कंप्लेंट्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईद। तो उसमें वो जनरली फ्यू आवर्स ऑफ रिस्पांस टाइम होता है उसका। तो इस दफ़ा हमने उसको अपना चैलेंज ये भी लिया है कि उसको हमने 30 मिनट्स का रिस्पांस टाइम रखना है। तो कोई भी कंप्लेन आती है 30 मिनट में उसको रिस्पॉन्ड किया जाएगा। ठीक है, और वो इसी हवाले से आती होंगी कि एलआईसी नहीं उठाई है और ये सारी चीज़ें। जी, वेस्ट से रिलेटेड, एलआईसी से रिलेटेड, जैसे कोई कुर्बानी करता है उस पर कॉल कर देता है, बता देता है मैंने प्लॉट में किसी ने प्लॉट में भी फेंकी है तो एटलीस्ट, या उसका हमसाया बताया, किसी के घर के बाहर फेंकी जाए तो वो बताता है कि जी मेरे घर के बाहर जो है वो फेंक दी गई हैं, या कोई वेस्ट है, एनिमल वेस्ट है, ग्रीन वेस्ट है, चारा वो साथ मिक्स हो गया है, तो वो फिर ऑफ कोर्स कॉज ऑफ प्रॉब्लम बन जाती है। अच्छा, ये इमरान, ये ईदें हर दफ़ा आनी है, हर साल आनी है, लेकिन ये मसाइल भी तो ये रहते ही हैं। मतलब लोगों में शऊर नहीं है, क्या है, अवेयरनेस की कमी है कि ईदें तो आनी है और हमें पता है कि ये सारी चीज़ें हम लोगों ने करनी है, डिस्पोज ऑफ किस तरह करना है, लाशें किस तरह जानी है, सफाई सुथराई का ख्याल अपने रखना है, क्योंकि अगर ये लाशें हमारे ही मोहल्ले में रहेंगी, हमारे ही गली में रहेंगी, बीमारियाँ फैलने का भी खर्चा है और हमें ही बीमारियाँ लगनी है, किसी और को भी नहीं लगनी है। देखिए मुनीबा, सिर्फ मसला ये है कि ना जब भी ईद आती है तो उससे पहले सिर्फ महकमों को जगाया जाता है। अच्छा। और महीना पहले इसलिए ये काम शुरू किया जाता है ताकि लोगों को भी अवेयरनेस होनी शुरू हो जाए कि बड़ी ईद आ रही है। अच्छा, ये एक बड़ी बात होती है, लोगों को वैसे शायद 4, 5, 10, 15 दिन पहले जाकर पता चले। ये महीना जब पहले शुरू हो जाता है तो लोग बकरे के जो पैसे होते हैं वो भी जमा करना शुरू कर देते हैं, फिक्र पड़ जाती है। अब इसी तरह महकमों को भी फिक्र पड़ जाती है। पहले मैं आपकी वो वाली बात का जवाब दूंगा जो आपने सर से की कि ये बारिश होती है तो पानी खड़ा हो जाता है तो फिर तनकीद। देखिए जी, हम जितना भी मीडिया है ये एयर एंड आइज़ हैं, इन्होंने शहरियों की बात उठानी है और तनकीद के साथ साथ बताना है कि यहाँ से पानी निकल चुका है, यहाँ है, ताकि कल मैं 2 घंटे ट्रैफिक में फंसा रहा, ठीक है, कल पूरा लाहौर जो है वो चौक था। अब मसला क्या हुआ कि जो अंडरपास था फिरोजपुर रोड का वो बंद था नीचे से पानी की वजह से, ट्रैफिक ऊपर जाती थी डाइवर्ट होकर, तो पीछे वो लंबी लाइनें लगी हुई हैं। अब सूरत हाल ये है कि जब भी एक पूल को देख लें, स्विमिंग पूल को देख लें, पानी भर जाता है तो उसको पानी को निकलते हुए कम से कम 1 घंटा लाजमी लगता है। अब इससे पहले जो मानसून जब आता है ना जुलाई मई के महीने में, जून के महीने से, अब तो ये प्री मानसून इसको नाम दिया हुआ है कि जून में शुरू हो गया, अभी तो मानसून आना है जुलाई में। अब मसला ये है कि जुलाई अगस्त का महीना है तो उससे पहले ये करते हैं डिसिल्टिंग, तमाम जितने भी सीवरेज सिस्टम, सीवरेज पॉइंट्स, सोर पॉइंट्स, यहाँ पे डिसिल्टिंग होती है। अगर वो डिसिल्टिंग बहुत अच्छी है तो इसके बावजूद भी 1 घंटा 1.5 घंटा पानी खड़ा होगा। अच्छा, ये नहीं है कि फौरी बारिश के बाद कि पानी, ये अमेरिका, न्यूयॉर्क, हर जगह पे ऐसे ही है कि वहाँ पे भी ऐसे लगता है जिस तरह सैलाबी रेले आ गए हैं, मगर ये टाइम लगता है पानी निकलने में। तो वजह ये है कि अगर तो बारिश रुक गई है तो उसके 1.5-2 घंटे बाद जाके पानी निकलना शुरू हो जाता है, अगर नहीं रुकी तो वो पानी भरता जाएगा। अब ये सूरत हाल जो है इसको किस तरह से निपटना है, ये महकमे जो हैं वो अपने तरीके से चल रहे होते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि मैं फिर कहूँगा कि बार बार इसको अवेयरनेस के ऊपर भी लेकर आना चाहिए, क्योंकि आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी है अपने प्लान के बारे में। कमिश्नर लाहौर, डिप्टी कमिश्नर लाहौर इनके ऑफिस में आ रहे हैं, तो एक ही चीज़ पे रखें कि अगर बारिश होती है तो शहरियों को बार बार कहें कि ओफल जो है वो बाहर ना रखें, ताकि अगर ओफल बाहर रखेंगे तो गलाजत फैल जाएगी, तो बीमारियाँ फैलने का खतरा हो जाएगा, क्योंकि बारिश के पानी में जब वो ओफल बिखर जाएगी तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए अगर बारिश है उस दिन
तेज़ बारिश है तो उसके लिए पहले से ही बार बार मुहिम चलाई जाए, ताकि लोगों को पता चले कि ये हमने काम नहीं करना, अपने घर के अंदर रखनी है। इनका जो वर्कर आएगा, क्योंकि इनकी वो ड्यूटीज ले लगी हुई जाएगा, है, exactly, 1500 गाड़ियाँ जो है वो इनके सोर्स में है इस वक्त, पिकअप्स, लोडर्स, यानी कि तमाम बड़ी छोटी मशीनरी जो है वो एरियाज को जो है वो कवर कर सके। तो इसके हवाले से प्लान तो है वो इनका जो अब रेडी है। सर क्या लास्ट पे क्या कमेंट करना चाहेंगे? लास्ट में मैं यही जो जैसे अभी इमरान साहब कह रहे थे, आई थिंक ये बड़ी अहम चीज़ है कि जो LWMC अपनी पूरी एफर्ट्स करेगा, उसमें कोई शक नहीं है, बट द ऑपरेशन कैन नॉट बी सक्सेसफुल अनलेस द कम्युनिटी पार्टिसिपेट्स। हाँ, एग्जैक्टली जब तक सारे मिलकर काम ना करें, वो अवाम हो और वो इदारे हो, मिलकर काम ही करना चाहिए हमें। CEO LWMC बाबर साहबदीन साहब हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपका। इमरान अकबर भी हमारे साथ मौजूद है। इमरान आपका भी बेहद शुक्रिया। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से वापस आ चुके हैं और कहा जाता है कि किसी भी तरक्की याफ्ता कौम की बुनियादी पहचान उसका साइंस और तालीम के निज़ाम से जुड़ा हुआ होता है, और तालीमी निज़ाम तरक्की याफ्ता कौमों के लिए ज़िंदगी की हैसियत भी रखता है। और तालीम तदरीस के अमल के लिए ना स्कूल, कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटीज़ इंतहाई अहमियत की हामिल होती है। और बेहतर स्कूल होगा तो बच्चे की अच्छी तरबियत भी होगी, और बेहतर कॉलेज होगा तो तालिब इल्म का मुस्तकबिल भी रोशन होगा। और अगर बेहतरीन यूनिवर्सिटी होगी तो वही बच्चा बेहतरीन तालिब इल्म से कौम का ताबनाक मुस्तकबिल भी बन जाएगा। और दुनिया भर में जिन ममालिक में बेहतरीन यूनिवर्सिटी का जाल है वो हर शोबे में बहुत आगे जाते जा रहे हैं। अमेरिका देख लें, बरतानिया, चाइना या फिर फ्रांस जैसे ममालिक में दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ मौजूद होती हैं, और हर कोई चाहता है कि वहाँ पे जाके हायर स्टडीज़ करे। और जहाँ दुनिया के बेहतरीन साइंसदान, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स के साथ साथ स्कॉलर्स भी तैयार होते हैं। और इन ममालिक में मौजूद यूनिवर्सिटीज़ ना सिर्फ वहाँ के रिहायशियों को बाअमल इंसान बनाती हैं बल्कि दुनिया भर से आने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके इल्म की प्यास भी बुझा रही होती है। और हाल ही में हमने देखा है कि एशिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी की दर्जाबंदी शेयर की गई है, उसका डाटा हमारे सामने आया, और जिसमें पाकिस्तान की सिर्फ एक यूनिवर्सिटी अपनी जगह बनाने में कामयाब हो सकी है, जबकि पाकिस्तान में 218 के करीब निजी और सरकारी यूनिवर्सिटीज़ मौजूद है। और उनमें बेशुमार ऐसी शानदार यूनिवर्सिटीज़ भी मौजूद है जहां जदीद तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए नौजवानों की तालीम और तरबियत की जाती है। और इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ से फारिगुल तहसील तलबा ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में अहम पोजीशंस पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे होते हैं। और ये एशिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ की एक जो जारी फहरिस्त है उसकी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट की बात करें तो फिर हमारा क्या नंबर होगा। मतलब रवा साल अगर देखा जाए तो जो बजट पेश किया गया है इसमें हमारा तालीमी बजट सिर्फ 97.8 अरब रुपया रखा गया है, और 25 करोड़ की आबादी है। अगर उसको देखते हुए देखा जाए तो मुल्क के पॉलिसी साजों से कौन पूछेगा कि आखिर तालीम जैसे अहम शोबे के लिए हमारी जो GDP का सिर्फ 1.7% हिस्सा ही क्यों मुख्तस किया गया है। इसी तरह के बहुत से अहम सवालात हैं जिनके आज हमने जवाब लेने हैं, उस पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। इन स्टूडियोज़ में बड़े ही ख़ास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तज्जियाकार हैं, माहिर तालीम भी हैं। नईम मसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका। सर आज हम बात करेंगे एशिया की जो 100 मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें सिर्फ हमारी एक ही यूनिवर्सिटी आ पाई है जो अपना नाम बना पाई है और कामयाब हो पाई है। कहाँ लैग कर रहे हैं हमारा तालीमी निज़ाम जो है, कहाँ पर हम लैग कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसके ऊपर? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँ, बड़ी खुशी हुई जो आपने इंट्रो दिया, डेट वाज अ थीसिस। आपने तो पूरी कहानी खोल के रख दी कि भाई अगर हमें कामयाब होना है, अगर हमें इस ग्लोबल विलेज में अपना मकाम बनाना है, तो हमें अपनी हायर एजुकेशन और बेसिक एजुकेशन पे तवज्जो देनी पड़ेगी। आपने अमेरिका का नाम लिया जी। बड़ी दुनिया ये कहती है कि अमेरिका आतिशवाहन की बारिश बेच के सुपर पावर है, और सुपर पावर होने के नाते पूरी दुनिया का मालिक बना हुआ है। इट्स नॉट ट्रू। हकीकत ये है, बल्कि यूनिवर्सल ट्रूथ ये है कि अमेरिका के 5,500
इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज, उनकी रिसर्च बिकती है, उनकी पॉलिसीज बिकती हैं। बस यहाँ मैं इतनी बात कहूँगा कि आपके जहन में कोई यूनिवर्सिटी है जिसका सौदा बिकता है, रिसर्च बिकती है, कभी इकोनॉमिक्स पे पॉलिसी दी हो? इतनी रिसर्च भी नहीं होती ना, मसला ये है। दिस इज द डिफरेंस। अब अगला बात जो आप कह रहे हैं कि व्हाट शुड वी डू, और हो क्या रहा है? हो ये रहा है जो आपने फरमाया, रिसर्च नहीं। जी देखिए, जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो आपका मतलब ये है कि आपके लिए नए एवेन्यू खुले, आप वहां सवाल उठाए जाए, वहां इंटरनेशनलाइजेशन की बात हो, वहां लैंग्वेजेस की बात हो, वहां आईटी की बात हर एक के लिए इक्वल हो। जिस तरह साइकिल मोटरसाइकिल चलाना इक्वल है, आईटी इस तरह चले। वहां पर जाके आप एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें। बाकी दुनिया तो अब सोशल एंटरप्रेन्योरशिप पे चली गई है। अगर ये चीजें, इंडस्ट्रियल लिंकेज नहीं है, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी नहीं है, अगर सिविक सेंटर नहीं है यूनिवर्सिटी, अगर कम्युनिटी सेंटर नहीं है यूनिवर्सिटी, तो फिर मैं सॉरी टू से इट्स नॉट अ यूनिवर्सिटी। फिर तो वही स्कूल कॉलेज और आप एक दर्जा ऊपर चलेंगे, फिर तो सिर्फ दरसो तदरीस। तो फिर तो हमारे हायर स्टडीज के लिए फिर बच्चे बाहर ही जाएंगे ना, फिर तो ब्रेन ड्रेन होता ही रहेगा ना। अच्छा, अब देखिए, ब्रेन ड्रेन की हमने बात, इसका मतलब है कि वी हैव सुपरमैन एंड सुपरवुमेन, वी हैव गुड स्टूडेंट्स जी, लेकिन हम उन्हें पॉलिश वालिश वो मेकअप नहीं कर पाते जो जरूरत है, सो वो बाहर जाते हैं। अब इसमें वजह ब्यूरोक्रेसी भी है, इसमें वजह प्रोफेसर भी है। यहाँ मैं एक बात करूं, प्रोफेसर मुझसे बड़े नाला होते हैं। मैं कहता हूँ प्रोफेसर मुफ्ती होता है, अच्छा, और मुफ्ती फतवा देता है। मुफ्ती अपना फतवा दे देते हैं ना, आपको पता है ना, मुफ्ती कहता है तेरा निकाह ठीक है, तेरा निकाह खराब हो गया, मानी जाती है बात, अदालत भी मानती है। जब तक वैसा प्रोफेसर ना हो जिसके अपने सब्जेक्ट का फतवा ना चलता हो, तो वो गुल तो खिला सकता है, लेकिन मुल्क को रिसर्च की बुनियाद पे गुलो गुलजार नहीं बना सकता। सबसे पहले तो हमें टीचर ट्रेनिंग, लेक्चरर बना दिया आपने, उसके बाद वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, उसके बाद वो रफ्ता रफ्ता प्रोफेसर। ट्रेनिंग कहाँ थी? रिसर्च ट्रेनिंग कहाँ थी? दरसो तदरीस की ट्रेनिंग कहाँ थी? और उसने वो जो तबई रुझानात हैं, जो नफ्सियाती रुझानात हैं, उसने बच्चे के, स्टूडेंट्स के कैसे लर्न किए? अगर आप मुझे इजाज़त दें तो थोड़ी सी मैं रैंकिंग की बात करूं। जरूर जरूर। अब कहा यह जाता है कि आप बात कर रही हैं हायर एजुकेशन, जो टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग है। अब मैंने 10 वाइस चांसलर से परसों तरसों बात की, आई हैव डाटा। अच्छा, वो कहते हैं कि ये स्टैटिस्टिक जगलिंग है। वो कहते हैं ना, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, जिनका कुछ नहीं आएगा तो वो कहेंगे ये शुमारियाती जादू है। सही। अच्छा, फिर वो कहते हैं देखें जी, QRS रैंकिंग जो है वो दुनिया में बेहतरीन है, वो मुसद्दका है, वो मुस्तनद है। ये तो एम शैमे है, कुछ भी एम शैमे नहीं होता। रैंकिंग अहमियत रखती है भले ही वो आटे में नमक के बराबर हो। अच्छा, अब जिस यूनिवर्सिटी का आपने नाम नहीं लिया, आपने कहा जी उसने टॉप, तो वो पहले 100 में आ गई, वो दुनिया के पहले 100 में नहीं आती है। अच्छा, वो यूनिवर्सिटी बनाई हमने रिसर्च के लिए थी, BS वहां भी शुरू करा दिया हमने, ठीक है। अब वो मुझे लगता है ज्यादा दूर नहीं है, वो हो सकता है वहां FSC और मैट्रिक भी शुरू। उसका एक इकोसिस्टम था। इस्लामाबाद में कायदे आज़म यूनिवर्सिटी का एक इकोसिस्टम था, वो वहां कम, उसके मुकाबले में जो हमारे पड़ोसियों ने यूनिवर्सिटी पड़ोस ने बनाई थी सरहद के उस पार, वहां रिसर्च का बहरे बेकरां चलता है, और वहां बस वो इतना है। देखें, उसको पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं, वो मरकज़ी यूनिवर्सिटी है। एक मैं और अर्ज कर दूँ, आपकी HEC यूनिवर्सिटियों को गोद ही नहीं लेती। तो क्या वजह है? मतलब HEC ही इन चीज़ों की जिम्मेदार है, तो क्या वजह है? अगर आप इजाज़त दें, नहीं होती है, अगर आप इजाज़त दें तो आपको एक लतीफ़ा सुना दूँ, इसकी वजह बीच में आ जाएगी। जी जी ज़रूर। तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि कोई वफाकी वजीर हो और यूनिवर्सिटी खाली हुई हो, एक वाइस चांसलर का टेन्योर ख़त्म हुआ हो, और वो खुद ही नोटिफाई कर दे कि आई वुड बी द एक्टिंग वाइस चांसलर इन अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। अच्छा, ये हमारे प्यारे मुझे बड़े पसंद है। पसंद इसलिए है कि उनका एजुकेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। हमें वैसे वही लोग सियासतदान पसंद होते हैं ना। उनको आपने बना दिया वफाकी वजीर, उन्होंने अपने आप को वहां पे लगा लिया वाइस चांसलर, एक्टिंग वाइस चांसलर। आपने कभी सुना भी नहीं होगा। इट्स अ प्रैक्टिकल जोक विद आवर हायर एजुकेशन। अब वहां पे क्या हुआ कि जो बंदा टॉप पे आया था वो उन्हें पसंद नहीं था,
अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, देखिए बुनियाद पे जाने लगा, इजाज़त लेके बात करने लगा। उन्होंने कहा जी ये फिर होगा, सारा प्रोसेस फिर होगा, इंटरव्यूज़ फिर होंगे। अच्छा, सारे इंटरव्यूज़ फिर हुए अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के, सिर्फ एक बंदे को रोकने के लिए, अपना पसंदीदा वाइस चांसलर लाने के लिए। अच्छा, नाम नहीं लूंगा। जी। अब जब आपके अमामत वाले, आपके इमाम साहब मसल्ले में आगे खड़े हो जाएं और बगैर वजू के हों, तो खुजू खुशू क्या खाक होगा। सबसे पहले अब एक और बात सुन ले, पिछली हुकूमत में भी HEC को अपना एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं मिला। एक पहले वो खतून ब्यूरोक्रेट थी, अब वो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट है। अब आप अपनी HEC में परमानेंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं रखते, मतलब आप अपना फाटक ही नहीं लगाते, घर का फाटक लगाते हैं तो आगे सदर दरवाजा नहीं लगाते, आगे सदर दरवाजा नहीं लगाते तो ड्राइंग रूम भी नहीं बनाते, तो आपका तो घर ना मुकम्मल, ना वहाँ सिक्योरिटी, ना बंदे को बिठाने का, ना सोचने की जगह। तो आप देखें HEC एक ऐसा घर है। अब आप मुझसे अगर पूछें कि सर चेयरमैन जो है, आप देखें जो किसी भी रियासत में सदर और वजीर आजम की दोनों की एक आईनी जिम्मेदारी है, इसी तरह HEC में है कि एक वहाँ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और एक चेयरमैन है। आपने पिछले 2 सालों से, पिछली हुकूमत ने और इसने भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं रखा जिसकी उसके अंदर वजीर आजम सी हैसियत है। तो ये कह सकते ना फिर हमारा जो तालीम का निज़ाम है प्रायोरिटी पे नहीं है, प्रायोरिटाइज पे नहीं किया जाता है, क्योंकि अभी आप बजट देख लें 97, देखिए हम बातें बहुत करते हैं, 97 मतलब सिर्फ तालीमी निज़ाम के लिए हमारा रखा गया है बजट में, मतलब 25 करोड़ की आबादी है जिसमें कोई 10 से 15 जो बच्चे हैं, करोड़ बच्चे या लाख बच्चे कह लें कि हायर एजुकेशन में जाते होंगे, तो उनके लिए सिर्फ 97 अरब बस। देखिए जब तक आप प्रॉपर पर्सन फॉर प्रॉपर जॉब नहीं चुनेंगे, HEC के लिए प्रॉपर चेयरमैन चाहिए, प्रॉपर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चाहिए, पंजाब में अब HEC है उसका प्रॉपर चेयरमैन चाहिए, मिनिस्टर प्रॉपर चाहिए। आप इस बजट को 4 गुना बढ़ा दें, इस बजट को 4 गुना बढ़ा करके आप किसी को ऐसे बंदे को दे दें वो जो एजुकेशनिस्ट नहीं है या उसका इश्क नहीं है, ये इश्क की बात है हायर एजुकेशन, ये जस्ट प्रोफेशन नहीं है, ये इश्क की बात है। अच्छा, उस बंदे का कभी लगाव ना रहा हो, उसने अपने हलके के लोग भर्ती करने हो और उसकी वसअत नज़र सिर्फ अपने एने के फला फला हलके तक हो, तो आप 5 गुना बढ़ा दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप बुनियादी, आप खिश्ते अव्वल जो है वही गलत रख रहे हैं। प्रॉपर बंदा, मुझे कहने दीजिए, राना तनवीर हुसैन को मुझे एक दिन भी नहीं लगे कि वो वजीर तालीम है। अब इस तरह काम नहीं चलता, सॉरी टू से। मैं राना साहब भी मेरे दोस्तों में शामिल है, माजरत के साथ। HEC के चेयरमैन भी डॉक्टर मुख्तार भी मेरे दोस्तों के। अब डॉक्टर मुख्तार जाके राना साहब के चापलूसी करेंगे तो अपनी सीट तो रहेगी, मेरे वतन के जो ममार हैं, जो मुस्तकबल है, वो बर्बाद होंगे कभी वो। अब जरा एक आपको बात बताता हूँ, हम अपने अपने एक्ट में नहीं चलते। इसके बाद आपका क्वेश्चन लेगा, मुझे पता है आप गुस्से से देख रहे हैं। नहीं। अच्छे स्टूडेंट ना गुस्से से देख रहे होते हैं क्योंकि उनके अंदर क्वेश्चन जो है वो मशीन में बन रहे होते हैं धड़ाधड़, तो वो फिर तो गुस्सा नहीं कीजिए। अब होता यह है कि जिस ऑर्डिनेंस के तहत HEC बना है जी, उसके डोमेन में ही नहीं है कि वो आपकी मुल्क भर की यूनिवर्सिटीज़ को कहे कि आप ये सब्जेक्ट रखें, ये ना रखें, होली मनाएं, आप बैसाखी मनाएं या ना मनाएं। ये जो रसूमात हैं, ये जो फंक्शंस हैं, ये डोमेन है यूनिवर्सिटी का अपना। अदारों को अलहाक देना, अफिलिएशन देना, वो एक्ट देखे 36, 38, 34, 36, 38, उसके तहत तो आप अपनी एक नन्ही मुन्नी HEC यूनिवर्सिटी में बना सकते हैं। ये डोमेन किनका है? यूनिवर्सिटियों का। अब HEC आप तो कुछ ना करे, वो कहने ना आप किसे जई ना गल करनो रही ना, वो यूनिवर्सिटियों के डोमेन में पुलिस बन के आए। सही। HEC पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, PHEC यानी पंजाब HEC से कंफ्यूज नहीं करता। तो फिर ये मामलात खराब हो रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, दिल की बात। ये पिछले दिनों पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन के डॉक्टर शाहिद मुनीर के पास में बैठा हुआ था, वो चेयरमैन है। मुझे कह रहे थे कि नईम मसूद आने वाले 4-5 साल के बाद आपको रैंकिंग में सिर्फ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज मिलेंगी, हर एक नहीं, जो अपने एक्ट के मुताबिक चल रही हैं, जो अपने एक्ट के साथ चल रही हैं। उन्होंने, मैं नाम नहीं लूँगा,
फिर दूसरे दोस्त नाराज हो जाएंगे ना। उन्होंने कहा कि लाहौर में ऐसी 4-5 यूनिवर्सिटीज़ हैं, आने वाले दिनों में आप इन्हें पब्लिक सेक्टर यानी सरकारी यूनिवर्सिटी से इनका मुकाबला ही नहीं कोई होगा। अच्छा क्यों? वो क्राइटेरिया ना, अभी आपने क्राइटेरिया को मीट करेंगे तभी होगी ना आप देखे ना, मुझे एक यूनिवर्सिटी मैंने इन गुनाहगार आंखों से देखी कि 2 साल उसके केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में पानी नहीं लगवाया वाइस चांसलर ने। अच्छा, यानी पानी नहीं, ये नहीं कि खेत को पानी नहीं लगाना था, पानी नहीं मतलब वाटर सिस्टम नहीं था, और वहाँ पीएचडी प्रोड्यूस होते हैं। अब इसमें कसूर वाइस चांसलर का है, यहाँ एचईसी का कसूर नहीं है, दर्जा बदर्जा लीडरशिप है ना। अब पिछले दिनों आपको पता शोर मचा है, ख्वाजा साहब ने थोड़ी सी काना फौंसी की वजह से जो राणा तनवीर ने की, तो उन्होंने कहा वाइस चांसलर करप्ट है। अरे नहीं है, करप्ट हैं थोड़े से, सारे नहीं है, 5 उंगलियां बराबर तो नहीं होती, इसीलिए उन्होंने मादरत की। तो जो वाइस चांसलर इंटरनेशनल, देखिए 4 काम है वाइस चांसलर के, कि उसे अपनी मार्केटिंग करनी है, उसे अपने जो फाइनेंस है उसे बढ़ाना है, उसके अलावा उसने सुपरवाइजर तो नहीं बनना, लेकिन रिसर्च को देखना है, मैनेजर बनना है। उसके बाद उसने इंडस्ट्रियल लिंकेज बनाना है। अगर ये काम एक वाइस चांसलर नहीं करता तो पायनों घर भेजो ना, तो इसका मतलब वो उसको बिजनेस शुरू कर ले, वो इस ओहदे के लायक ही नहीं है ना। यानी मैं वो चीज बता रहा हूँ जो प्रिंसिपल्स कह रहे हैं बेसिक, तो वो वाइस चांसलर क्या है। अच्छा, हमारी सर्च कमेटियों का भी कसूर है। सर्च कमेटी एक फर्ज करें आप बहुत अच्छी रिसर्चर हैं, बहुत अच्छी, आपको वो लगा देती है नारोवाल यूनिवर्सिटी में, और नारोवाल यूनिवर्सिटी की खिश्ते अव्वल भी आपने रखनी है। आपकी रिसर्च, आपका रिसर्चर होना तो गया बाढ़ में, 4 साल का आप टन्योर है, वहां तो आप तेसी कांडी का काम करवाएंगी ना, यही होगा। अब एक और बात की, हमने बनाई है विमेन यूनिवर्सिटीज, आपने ना मेरी दुखती रग पे हाथ रख दी, अब बर्दाश्त करें मुझे। वो कहते हैं ना या पास करो या बर्दाश्त करो। हमने विमेन यूनिवर्सिटीज बनाई, हम कहते हैं यूनिवर्सिटी, हम कहते हैं इंटरनेशनलाइजेशन। ऐसे कहते हैं कुड़ियां नूं वखरा पढ़ाओ, मुंडियां नूं वखरा पढ़ाओ। हाउ ग्रोथ वुड बी, कैसे हमारा मेंटल लेवल ऊपर आएगा, कैसे रिसर्च आएगा। एक यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में बता दें किसी सूबे में, किसी, हाँ एक लाहौर कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी थोड़ी सी ऊपर गई है कि वो मर्दों के बगैर चल रही हो। भाई प्रोफेसर, मैं कहता हूँ औरतों को, लड़कियों को कौमी दायरे में शामिल करें। हम मर्द उनकी खवातीन की बात बड़ी करते, कौमी दायरे में, तो कौमी दायरे में शामिल ये नहीं करना कि उन्हें अलहदा बना दे, एक अलग बैरक। तो वो यूनिवर्सिटियां नहीं है, बैरकें हैं, उन्हें मदद लेनी पड़ती है बाहर से। उनके पास क्राइटेरिया, एचईसी को पूछे कौन सी यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट होता है ना, उसके ऊपर एक प्रोफेसर, 2 एसोसिएट प्रोफेसर, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर लेक्चरर, क्या ये सारे जो है रसूमात पूरी है? मर्दों की यूनिवर्सिटियों में नहीं पूरी। जो मर्दों का फ्लड आया हुआ है एजुकेशन में, क्या प्लेजरिज्म को एचईसी ने कभी रोका है? प्लेजरिज्म हर जगह हो रही है, क्या हर जगह हो रही है, हर जगह हो रही है, ऐसे ही है। अब मैं कहता हूं कि आप कॉलम नहीं छापेंगे, आप वो बात नहीं करवाएंगे जो पहले हो गई हो, लेकिन जहां रिसर्च है वहां हल होगी। की तरफ चलते हैं ना। हल क्या है, मतलब यहाँ पर बच्चे जो है वो डिग्रियां कर लेते हैं, उनके बाद उनको जॉब नहीं मिलती है, तो क्या कर सकते हैं? हल भी, हल की तरफ चलते हैं थोड़ा सा। देखें, हल रैंकिंग, हम रैंकिंग पे ही रहते हैं। जो रैंकिंग का क्राइटेरिया दिया है ना बुजुर्गों ने, आलमी बुजुर्गों ने, हमारे बुजुर्गों ने तो एक्सटेंशन लेनी होती है ना, मुझे फिर वीसी रहने दे, तो जो आलमी बुजुर्गों ने दिया है ना, वो कहते हैं इंटरनेशनलाइजेशन करें। अच्छा, रिसर्च पे पैसा लगाए, अपने स्टूडेंट पे हरासमेंट का केस ना करें, अपने स्टूडेंट को बाहर ना निकालें, उसको बोलने का मौका दे, मुकालमा करें। फिर अब वो कहते हैं सिविक सेंटर बनाएं। तो यहाँ पे दूसरी दफा टीचर से पूछ लिया जाए तो वो डांटना शुरू हो जाते हैं। वो फेल भी कर सकता है, एक पेपर में फेल कर देते हैं। नाजरीन के साथ माजरत के साथ, अगर यहाँ ना किसी अच्छे स्टूडेंट्स में 2 में दोस्ती हो जाए तो यहाँ प्रोफेसर चाहे 60 साल आओ, उसे ऐसे जेलसी होती है, चौथे सेमेस्टर च मुंडा फारग या कुड़ी फारग। ये काम नहीं है प्रोफेसरों का, सवाल नहीं उठाने देते। मैं एक छोटा सा सवाल आपसे करता हूँ, फैज अहमद फैज क्या छोटा नाम है? नहीं, पीएचडी नहीं ना की, तो आज के जिंदा फैज अहमद फैज जो हैं, उन्हें यूनिवर्सिटियां गोद क्यों नहीं लेती? वो ऐसे जो शेर व अदब को लोग समझते हैं, साइंस को समझते हैं, वो उनको साथ बिठाएंगे आप। इंडस्ट्री का जो बंदा है उसको आप सिंडिकेट में बिठाएंगे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स को सिंडिकेट में बिठाएंगे। आप सिंडिकेट में बिठाते हैं ब्यूरोक्रेट, आप सिंडिकेट में बिठाते हैं सियासतदान,
तो जब उनको बैठाएंगे तो यूनिवर्सिटी क्यों नहीं कम्युनिटी सेंटर बनेंगी? क्यों? लोग तो आज के फैज़ अहमद फैज़ को देख के खुद रिसर्च करेंगे। इंग्लिश की प्रमोशन कितनी है, लिटरेचर नहीं है। अच्छा अब हम पता क्या स्किल्ड कहते हैं, बेस्ड एजुकेशन आप देख लें कहाँ पर है, स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन जिसके ऊपर अब दुनिया जो तरक्की कर रही है, आईटी का हमारे यहाँ पे कोई रिवाज नहीं है, ये रुझान कह ले। हमारा हमसाया मुल्क है ना इंडिया, वहाँ पे आईटी में देखिए 70% बंगलोर से दुनिया को इल्म जाता है, वहाँ 70%। वही तो कह रहे, और यहाँ पर देख ले, मतलब जितने भी आप बाहर जितनी भी इंटरनेशनल बड़ी बड़ी कंपनीज देख ले, सारे सीईओज इंडिया के जो भर्ती हुए हुए हैं, भारतीय लोग बैठे हुए हैं। हमारे यहाँ पे अगर क्या कोई होगा? पाकिस्तानी है तो बाहर, एक तो मैं अर्ज कर दूं, हमारे जो स्टूडेंट हैं, मेरा जाती तजर्बा है, मैंने उन्हें पाकिस्तान से बाहर देखा है, हाँ जी, वो इंडियन से चले ज़्यादा नहीं तो उनकी टक्कर के हैं, लेकिन यहाँ उन्हें मौका नहीं दिया, आपने बुनियाद नहीं बनाई। अगर हमारे सीईओ बाहर हैं भी ना तो वो वहीं से पढ़े हैं। वही जो शुरू में आपने बात की कि ब्रेन ड्रेन है, जब ब्रेन ड्रेन होगा, अब ब्रेन ड्रेन कैसे रोक सकते हैं आप? आपको जो क्राइटेरिया है, जो कोऑर्डिनेशन है यूनिवर्सिटियों की, HEC की, उसमें मुताबिकत लाएं। आप उस टीचर को रखें जो टीचिंग के काबिल है, आप अपनी लैब्स को बेहतर करें। ऐसे ही। आप यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर जो है वो क्लब ना बनाएं जी, कि जी। दूसरे यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट के या सिलेक्शन बोर्ड के मेंबर हों। हाँ हाँ, वहां जाके आप किसी के मुखालिफ है तो उसका रास्ता रोके। दिस इज द रीजन। आप, मैंने दो बातें, एक तीर से दो शिकार, आपने कहा बेहतर कैसे हो सकते हैं। देखिए, लैंग्वेज को हम नहीं छोड़ सकते, रिसर्च को हम नहीं छोड़ सकते। अच्छा, लास्ट एक क्वेश्चन एक और पुट जी, please। करना चाहूंगी कि फनी तालीम का जो हमारा शोबा है उसको क्यों नजरअंदाज किया गया, उसके ऊपर क्यों नहीं फोकस किया जा रहा? अच्छा, जिसमें मुझे बताएं जो फजर नहीं पड़ेगा हाँ। वो इशा पड़ेगा? नहीं जिसको जो गाड़ी को स्टार्ट नहीं कर सकता वो ड्राइव कर सकता है? नहीं, ऑब्वियसली मसला ये है कि फ़नी तालीम स्किल्स आप देखें फॉरेन में सबसे ज़्यादा, यानी आपका मतलब है टेक्नीशियन पैदा जी, जी। करने, हमारा ख्याल ही नहीं उधर। किसी को पता ही नहीं होता कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री किसके पास है। जी। कभी किसी ने देखा है कि हम जो पाकिस्तान काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, या हमने स्किल्स यूनिवर्सिटी एक बनाई है टेक्नीशियंस के लिए, अच्छा। कभी किसी ने ऑन किया? नाम का ही नहीं पता इस्लामाबाद नहीं, में है। किसी को देखे, नहीं बात फिर वही है। मैं कहता हूँ यूनिवर्सिटियों को अपने पैसे खुद बनाने हैं, वरना आप जितने देंगे तो आप चूल्हे में डालेंगे पैसे, आप बड़ी गाड़ी बुरे ड्राइवर को नहीं दे सकते। बिल्कुल यूनिवर्सिटियां दे देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। सर, बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही है आपके साथ, और सारी चीज़ें बहुत सारी मेरे ख्याल से क्लियर भी होगी आप लोगों की भी और हमारी भी, कि किस तरफ हम जा रहे हैं और तालीम की तरफ हमारा क्यों रुझान नहीं है, क्यों इंटरेस्ट हमारा पैदा नहीं होता है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है और उस तरह इसको प्रायोरिटी पर रखा ही नहीं जाता है। हमारे साथ नईम मसूद साहब मौजूद थे, तज्जियाकार हैं, माहिर तालीम है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।